नमस्कार। आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो कृपया कमेंट करके बता दीजिए। आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं माही संदेश पत्रिका के संपादक रोहित कृष्ण नंदन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे पाठकों से रूबरू होने का ये मौका दिया है। माही संदेश पत्रिका के सभी सुधी पाठकों को और मेरे परिवारजनों, मेरे दोस्तों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। शुक्रिया रेखा, स्मिता। मेरा नाम ममता पंडित है। मेरा अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। मेरा गृहनगर देवास है और एमएससी कंप्यूटर साइंस की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ वर्षों तक मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य किया। अभी मैं जयपुर निवासी हूँ और मेरा पहला प्यार लेखन, वो चीज़ जो मुझे सुकून देती है, अब मैं उसे अपना पूरा समय दे रही हूँ। साथ ही अपनी पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियाँ निभा रही। तो आशा करती हूँ आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तन के स्वस्थ होने के साथ साथ मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ हम सब स्वस्थ हैं, लेकिन हमारा मन कितना स्वस्थ है? कहीं जो डर, बेचैनी हमारे अंदर है या तनाव भी, हमें उसे दूर करना है। हमें खुश रहना है। तन के साथ साथ हमें हमारे मन को भी स्वस्थ रखना है। इसीलिए कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके तन के साथ साथ आपका मन भी स्वस्थ हो। और मौजूदा हालात की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, मौजूदा हालात पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। परदेश की हवाओं में, परदेश की हवाओं में, शहर की इन गलियों में, परदेश की हवाओं में, शहर की इन गलियों में, आंगन के उस पार, परदेश की हवाओं में, शहर की इन गलियों में, आंगन के उस पार, मंडरा रहा है खतरा, मंडरा रहा है खतरा। जिंदगी बचाने की मची दौड़ धूप है, जिंदगी बचाने की मची दौड़ धूप है। आओ आओ अब लौट चले, आओ अब लौट चले, गांव घर देश की तरफ। आओ अब लौट चले, गांव घर देश की तरफ, कि बस अब यही महफूज है, बस अब यही महफूज है। कैसा समय आया है कि विदेशों से सब देश की तरफ आए हैं। शहरों में रहने वाले बहुत लोग अपने गांव लौट गए हैं और हम सब अपने घरों में। लेकिन ये इस समय बहुत ज़रूरी है और ये सब हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम गौर करें कि ये सब क्यों हुआ, आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट या वो जो वजह बताते हैं उसके अलावा अगर आप सोचें तो आप देखेंगे कि प्रकृति में एक असंतुलन आ गया था। अभी आप देखिए, आसमान साफ है, नदियों का पानी साफ है, बीचेस इतने क्लीन हैं। तो हमने प्रकृति की क्या हालत कर दी थी, हम यानी मनुष्य जाति ने। और इस लॉकडाउन के बाद, इन बंदिशों के बाद, आज अगर हम देखें बाहर की हवा साफ है, नदियाँ पूरी साफ हो गई हैं, आसमान साफ है।
तो अगर एक दूसरे नज़रिए से आप इसे देखें तो ये प्रकृति ने अपने लिए किया है, अगर आप इसे ऐसा समझें। जैसे हम कभी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि आपकी एंटीबॉडीज, आपकी बॉडी खुद आपकी बीमारियों से लड़ती है। उसी तरह प्रकृति ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए खुद एक तरह से ये चीज़ की है। हम ज़रूर अपने घरों में बंद हैं, ये बीमारी बहुत खतरनाक है और बहुत दुखी है, लेकिन जो प्रकृति में असंतुलन हुआ था उसके ऊपर मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। उसका शीर्षक है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ है ये पूरी धरती एक परिवार है। और इसका सबसे सही उदाहरण आज आपके सामने है कि पूरा विश्व एक ही तरह की परेशानी से जूझ रहा है। पूरा विश्व, पूरी धरती एक परिवार के रूप में एक ही तरह की बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन वासुदेव कुटुंबकम में सिर्फ मानव जाति नहीं आती, प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब आते हैं। उसके लिए एक रचना मैंने लिखी है। वासुदेव कुटुंबकम सिर्फ पढ़ा हमने, वासुदेव कुटुंबकम सिर्फ पढ़ा हमने, आत्मसात नहीं किया। वासुदेव कुटुंबकम सिर्फ पढ़ा हमने, कभी आत्मसात नहीं किया। वह जिनकी जमी आसमां दाना पानी सब छीन लिया, वह जिनकी दाना पानी सब छीन लिया हमने, उन्होंने फिर भी कोई घात नहीं किया। वो जिनकी जमी आसमां दाना पानी सब छीन लिया हमने, उन्होंने फिर भी कोई घात नहीं किया। लेकिन इस पृथ्वी ने सब देखा है, लेकिन इस पृथ्वी ने सब देखा है, वो आखिर ये भेदभाव कब तक सहती। लेकिन इस पृथ्वी ने सब देखा है, वो आखिर ये भेदभाव कब तक सहती। उसने सबको उनका हिस्सा लौटा दिया, उसने सबको उनका हिस्सा लौटा दिया है। ध्यान से देखो कितने खुश हैं फूल, पंछी, हवा और ये नदियाँ बहती। ध्यान से देखो कितने खुश हैं फूल, पंछी, हवा और ये नदियाँ बहती। और अब और अब हमें हमेशा याद रहेगा, और अब हमें हमेशा याद रहेगा कि इस पृथ्वी पर सिर्फ आदम जात नहीं रहती, सिर्फ आदम जात नहीं रहती। तो वासुदेव कुटुंबकम सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें समझना है। सोनू श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। रंजना, रंजना जी स्वागत है। मम्मी प्रणाम आपको। रेखा वेलकम। रोहित कृष्ण नंदन, माला रोहित कृष्ण नंदन स्वागत है। श्रृंखला स्वागत है आपका। अगली रचना। इस समय में हमने बहुत कुछ है जो हमने कहीं सहेजा हुआ है, लेकिन वो अलमारियां, वो अलमार वो अलमारियों में रखे हुए सामान बंद हैं। आपका बहुत सारा कीमती कपड़े होंगे, गहने होंगे, वो अलमारियां कई दिनों तक नहीं खुली हैं। तो मौजूदा हालात पर एक छोटी सी रचना। रचना का शीर्षक है चाबियां। पापा प्रणाम। चाबियां बहुत कीमती चीजें थी, बहुत कीमती चीजें थी, 10 तालों पर सहेज रखी थी उसने। बहुत कीमती चीजें थी, 10 तालों में सहेज रखी थी उसने, और उससे भी ज्यादा सहेज रखी थी चाबियां, और उससे भी ज्यादा सहेज रखी थी चाबियां। रात को सिरहाने रखती, नींद में उठ उठ कर देखती। रात को सिरहाने रखती, नींद में उठ उठ कर देखती। चाबियां, चाबियां जैसे उसकी दुनिया हो गई थी। चाबियां जैसे उसकी दुनिया हो गई थी। और फिर एक दिन वो चाबियां खो गई, और फिर एक दिन वो चाबियां खो गई। कितना बवाल मचाया, कितना बवाल मचाया, सारा घर सर पर उठाया। कितना बवाल मचाया, सारा घर सर पर उठाया। चाबियां आज तक नहीं मिली, चाबियां आज तक नहीं मिली, लेकिन जिंदगी आराम से चल रही है। चाबियां आज तक नहीं मिली, लेकिन उसकी जिंदगी आराम से चल रही है। उन्हीं चीजों के सहारे जिन्हें सहेजा नहीं कभी, उन्हीं चीजों के सहारे जिन्हें सहेजा नहीं कभी। शुक्रिया। तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि हमारी ज़िंदगी आराम से चलती है उन चीज़ों के बिना भी जो हमने तालों में बंद कर रखी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो सहेज के रखनी होती है।
उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सहेजते हैं छोटी छोटी यादें, आंसू और खुशी के वो पल, मुश्किल में बिताया हुआ समय। हमें अच्छे समय से ज़्यादा वो समय याद रहता है जब हमने मुश्किलें देखी हो। तो इन चीज़ों को सहेजिए, अच्छी यादों को सहेजिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों को सहेजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। अब मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की अपनी एक प्रिय कविता सुनाना चाहती हूँ, जो मुझे प्रिय है और मौजूदा हालात पर काफ़ी सटीक है। कविता का शीर्षक है मन का संतोष। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है। पृथ्वी पर मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो भीड़ में अकेला और अकेले में भीड़ में घिरा अनुभव करता है। पृथ्वी पर मनुष्य ही अकेला ऐसा प्राणी है जो भीड़ में अकेला और अकेले में भीड़ में घिरा अनुभव करता है। मनुष्य को झुंड झुंड में रहना पसंद है। घर परिवार से प्रारंभ कर वह बस्तियां बसाता है, गली ग्राम पुर नगर सजाता है। सभ्यता की निष्ठुर दौड़ में संस्कृति को पीछे छोड़ता हुआ प्रकृति पर विजय मृत्यु को मुट्ठी में करना चाहता है। अपनी रक्षा के लिए औरों के विनाश का सामान जुटाता है। आकाश को अभिशप्त, धरती को निर्वसन, वायु को विषाक्त, जल को दूषित करने में संकोच नहीं करता। किंतु किंतु यह सब करने के बाद जब वह एकांत में बैठकर विचार करता है किंतु यह सब कुछ करने के बाद जब वह एकांत में बैठकर विचार करता है, वह एकांत फिर घर का कोना हो या कोलाहल से भरा बाजार, वह एकांत फिर घर का कोना हो या कोलाहल से भरा बाजार, या प्रकाश गति से तेज उड़ता हुआ जहाज, या कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला या मंदिर या मरघट। जब वह आत्मलोचन करता है, मन की परतें खोलता है, स्वयं से बोलता है। जब वह आत्मलोचन करता है, मन की परतें खोलता है, स्वयं से बोलता है। हानि लाभ का लेखा जोखा नहीं, क्या खोया क्या पाया का हिसाब भी नहीं। जब वह पूरी जिंदगी को ही तौलता है, अपनी कसौटी पर स्वयं को ही कसता है, निर्ममता से निरखता है, परखता है, तब वह अपने मन से क्या कहता है इसी का महत्व है, यही उसका सत्य है। तब वह अपने मन से क्या कहता है, इसी का महत्व है, यही उसका सत्य है। अंतिम यात्रा के अवसर पर विदा की बेला में जब सबका साथ छूटने लगता है, अंतिम यात्रा के अवसर पर विदा की बेला में जब सबका साथ छूटने लगता है, शरीर भी साथ नहीं देता, तब आत्मग्लानि से मुक्त यदि कोई हाथ उठाकर यह कह सकता है तब आत्मग्लानि से मुक्त यदि कोई हाथ उठाकर यह कह सकता है कि उसने जीवन में जो कुछ किया सही समझकर किया, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए नहीं, सहज कर्म समझकर किया, तो उसका अस्तित्व सार्थक है, उसका जीवन सफल है। उसका जीवन सफल है। और उसी के लिए ये कहावत बनी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा जल है। और उसी के लिए ये कहावत बनी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा जल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी कह रही थी कि हमारे तन के साथ साथ हमारे मन का भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यादवेंद्र आर्य जी स्वागत है, टी ग्रुप स्वागत है, केपी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका, कुक्स स्वागत है, प्रतिमा पंडित। करती हूँ आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये रचना पसंद आई होगी। और आखिरी लाइन उसकी ज़रूर याद रखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा जल है। बाहरी परिस्थितियाँ जैसे आज की परिस्थिति है, आने वाले कल में ये बदलती रहती है, लेकिन हमारे मन का मौसम एक जैसा रहना चाहिए, बाहरी परिस्थितियों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, और तो फिर हम खुश रह सकते हैं, हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन? क्योंकि मैं कई बार बाहर बैठती हूँ और शाम में जब आप सूर्यास्त देखते हैं तो
कई ख्याल आते हैं बादलों को देखते हुए, सूर्य को अस्त होते हुए देखते हुए। तो यही सब देखते हुए मैंने एक छोटी सी रचना लिखी है, फिर यहीं। समय के गिद्ध से छुप कर सूरज की तरह डूब जाना चाहती हूँ किसी एक शाम। समय के गिद्ध से छुपकर सूरज की तरह डूब जाना चाहती हूँ किसी एक शाम, और उगाऊंगी फिर यहीं, और उगाऊंगी फिर यहीं। क्षितिज की सीमाएं नापते थक चुकी हूँ, क्षितिज की सीमाएं नापते हुए थक चुकी हूँ। ठहर जाना चाहती हूँ किसी बादल पर, क्षितिज की सीमाएं नापते हुए थक चुकी हूँ। ठहर जाना चाहती हूँ किसी बादल पर, और बरस जाऊंगी फिर यहीं, और बरस जाऊंगी फिर यहीं। अंधेरे को ओढ़ते हुए धीरे धीरे चांद की तरह, अंधेरे को ओढ़ते हुए धीरे धीरे चांद की तरह अमावस बन जाना चाहती हूँ किसी एक रात। अंधेरे को ओढ़ते हुए धीरे धीरे चांद की तरह अमावस की बन जाना चाहती हूँ किसी एक रात, और तारों सी जगमगाऊंगी फिर यहीं। यूं ही किसी बहाने रूठ जाना चाहती हूँ, यूं ही किसी बहाने रूठ जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। मान जाऊंगी खुद ही एक दिन, और इन्हीं आंखों में मुस्कुराऊंगी फिर यहीं, फिर यहीं, फिर यहीं। शुक्रिया। आशा करती हूँ ये रचना आपको पसंद आई होगी। मैं मैं जिस कौम से हूँ, देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मैं बहुत महिलाओं के विषय पे बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, मेरा प्रिय विषय है। और उसकी वजह भी है कि इतने वर्षों के बावजूद भी जो समानता हम चाहते हैं, जो अधिकार, जो आदर, जो सम्मान देश की आधी आबादी को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है। तो उसी के ऊपर मेरी एक रचना है चक्रव्यूह, जिसका मैं अब आपके लिए पाठ कर रही हूँ। चक्रव्यूह। तुम्हारे जन्म के समय, तुम्हारे जन्म के समय चेहरों की उदासी से शुरू होकर, तुम्हारे जन्म के समय चेहरों की उदासी से शुरू होकर, तुम्हें तुम्हारे कौमार्य पर तंती भ्रगुटियों की रेखा से होते हुए, तुम्हारे कौमार्य पर तंती भ्रगुटी रेखा से होते हुए, सदा सुहागन रहो के आशीर्वाद तक। तुम्हारे जन्म के समय चेहरों की उदासी से होकर, तुम्हारे कौमार्य पर तंती भ्रगुटी रेखा से होते हुए, सदा सुहागन, पंक्ति दर पंक्ति रचा गया है चक्रव्यूह। पंक्ति दर पंक्ति रचा गया है यह चक्रव्यूह। अब जबकि तुम लड़ते लड़ते पहुंच चुकी हो भीतर तक, अब जबकि तुम लड़ते लड़ते पहुंच चुकी हो भीतर तक, तो बस याद रखो कि तुम अभिमन्यु नहीं अर्जुन हो इस महाभारत की। अब जबकि तुम लड़ते लड़ते पहुंच चुकी हो भीतर तक, तो बस यह याद रखो कि तुम अभिमन्यु नहीं अर्जुन हो इस महाभारत की। और तुम्हें बखूबी ज्ञात है चक्रव्यूह का रहस्य, और तुम्हें बखूबी ज्ञात है चक्रव्यूह का रहस्य। तुम्हें कर्म पथ का बोध कराने को ही कही गई है गीता, तुम्हें कर्म पथ का बोध कराने को ही कही गई है गीता। स्वधर्म की रक्षा के लिए तुम कभी भी तान सकती हो प्रत्यंचा, स्वधर्म की रक्षा के लिए तुम कभी भी तान सकती हो प्रत्यंचा। शुक्रिया रंजना जी, शुक्रिया माला, रोहित कृष्ण नंदन, शुक्रिया पंडित भूदेव प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ मेरी ये रचना आपको पसंद आई होगी। अगली रचना भी मैं देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके साथ साथ मैं एक आर्मी वाइफ भी हूँ। तो मेरी एक और महत्वपूर्ण रचना है जो आर्मी वाइफ्स के लिए है। मैं एक आर्मी वाइफ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक सैन्य पत्नी हूँ। और एक रचना जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, देश के सभी सैन्य परिवारों की आवाज़ है। मैं अपनी अगली रचना जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, उसका शीर्षक है दुआ। और ये रचना मैंने एक सैन्य पत्नी के रूप में लिखी है, और मैं आपको थोड़ा इसका बारे में बताना चाहती हूँ। पिछले वर्ष जब हर तरफ युद्ध का शंखनाद उठ रहा था, कि युद्ध होना चाहिए, अब बहुत हो चुका, लेकिन हम लोग जो देश के सैनिक जो सरहद पर पहली पंक्ति में खड़े हैं, और हम लोग जो उनके परिवार उनसे जुड़े हुए हैं, युद्ध का असली मतलब, युद्ध की असली प्रभाव हम लोगों पे पड़ता है। और आप हम लोगों से पूछिए कि
युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। मेरी अगली जो रचना है दुआ, जो कि मैंने एक सैन्य पत्नी के रूप में रखी है, आपके लिए आपके सामने प्रस्तुत है। तुम सब तुम सब जब युद्ध के शंखनाद से गर्वित हो, तुम सब जब युद्ध के शंखनाद से गर्वित हो, मेरे माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई हैं। मेरे माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई हैं। बहुत कोशिश है कि स्थिर दिखूं, बहुत कोशिश है कि स्थिर दिखूं, पर आंखों में आशंकाएं उतर आई हैं। हो सकता है जग मुझे स्वार्थी समझे, हो सकता है जग मुझे स्वार्थी समझे, किंतु मैंने जो देखे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं, किंतु मैंने जो देखे हैं वो घाव बहुत गहरे हैं। जंग जीत और जश्न तुम्हें मुबारक, जंग जीत और जश्न तुम्हें मुबारक, सामने मेरे बस मासूमों को चेहरे हैं। हमारे लिए जीत, आप लोग जब सब जीत का जश्न मनाते हैं, हम कोई भी किसी युद्ध के बाद, तो कहीं एक सैनिक का परिवार होता है जहां मायूसी छाई होती है। तो उस जंग के बाद की जीत या जश्न में हमारे लिए जश्न हो सकता है, लेकिन कुछ परिवार है जहां मायूसी होती है, उदासी होती है। इसीलिए मैंने कहा है कि जंग जीत और जश्न तुम्हें मुबारक, सामने मेरे बस मासूमों के चेहरे हैं। शक मुझे जरा नहीं उनके पौरुष पर, शक मुझे जरा नहीं उनके पौरुष पर, वो विजय वरण कर ही आएंगे। शक मुझे जरा नहीं उनके पौरुष पर, वो विजय वरण कर ही आएंगे। सच है यह भी लेकिन गर एक भी छूटा हम जश्न नहीं मना पाएंगे। सच है यह भी लेकिन गर एक भी छूटा हम जश्न नहीं मना पाएंगे। चाहे तुम मुझे कायर कहना, चाहे तुम मुझे कायर कहना, मैं फिर भी शांति की दुआ मांगूंगी। चाहे तुम मुझे कायर कहना, मैं फिर भी शांति की दुआ मांगूंगी। जब तक नहीं लौटते सकुशल सभी, जब तक नहीं लौटते सकुशल सभी, मैं उस अंतिम प्रहर तक जागूंगी, मैं उस अंतिम प्रहर तक जागूंगी। शुक्रिया। श्रृंखला, थैंक यू। रंजना जी, शुक्रिया। थैंक यू श्रृंखला के। पंडित भूदेव प्रसाद जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ ये रचना आपको पसंद आई होगी। एक सैन्य पत्नी के रूप में लिखी हुई मेरी रचना, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा देश गांधी और गौतम का देश है। यहाँ से जब भी कोई पैगाम उठे, वो मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए। अगली एक रचना, कुछ गज़ल कहने की मैंने कोशिश की है, और उसका शीर्षक है सुकून। सहरा सहरा में भी है सुकून मुझे, सहरा में भी है सुकून मुझे कि हर प्यास से बहुत दूर आ चुकी हूँ मैं। सहरा में भी है सुकून मुझे कि हर प्यास से बहुत दूर आ चुकी हूँ मैं। भीड़ का हिस्सा हूँ, फ़क्र है मुझे, भीड़ का हिस्सा हूँ, फ़क्र है मुझे कि हर खास से बहुत दूर आ चुकी हूँ मैं। और अब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं अगला कदम मेरा क्या होगा, क्योंकि बहती रहती हूँ अल्लड़ हवाओं की तरह, बहती रहती हूँ अल्लड़ हवाओं की तरह, तुम्हारे हर कयास से, तुम्हारे हर कयास से बहुत दूर आ चुकी हूँ मैं। और हमारे आज के वक्त की बहुत ज़रूरत है कि हम किरदार मोहब्बत की बात करें। आज हमारे आसपास नफ़रत बढ़ती जा रही है, इंसानियत कहीं खोती जा रही है। तो इसकी आखिरी शेर है, ढल चुकी हूँ किरदार मोहब्बत में, नफ़रत के हर एहसास से बहुत दूर आ चुकी हूँ मैं, नफ़रत के हर एहसास से बहुत दूर आ चुकी हूँ। शुक्रिया। आशा करती हूँ मेरी ये रचना आपको पसंद आई होगी। स्मिता, शुक्रिया। चेतन, स्वागत है। श्रृंखला, स्वागत है। मौजूदा समय में मैं कल अशोक वाजपेयी जी का एक लाइव देख रही थी, और इस बीमारी के बहुत बड़ा एक सामाजिक प्रभाव हमारे ऊपर होने वाला है। और उन्होंने कल एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा था कि ये जो अलगाव पैदा हो गया है, इसे लगाव में बदलना है। बंदिशें होती है, बंदिशें हर दौर में रही है। किसी का एक मशहूर शेर है कि मुमकिन है कल जुबाओं कलम पे हो बंदिशें, मुमकिन है कल जुबाओं कलम पे हो बंदिशें, आंखों को गुफ्तगू का सलीका सिखाइए। तो इन बंदिशों के बावजूद भी हमारी अभिव्यक्ति जारी रहनी चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह ऐसे दूर अलग नहीं रह सकते। हमारे सामाजिक आयोजनों पे इसका फ़र्क पड़ेगा, बहुत चीज़ों पे इसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमें
इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो उस अलगाव के बावजूद भी अपने लगाव को कम नहीं करना है। और किसी भी प्रकार के तनाव से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति आप किसी भी तरह कर सकते हैं। अगर आप कलाकार हैं, अगर आप कविता करते हैं, नृत्य, संगीत, जो भी आपकी रुचि हो। मैं ये मानती हूँ, कई बार जब मैं रोटियां बना रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि रोटी का गोल होना ही गृहिणी की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह भी उसके लिए कलात्मक अभिव्यक्ति है जब वो रोटी बना रही होती है। तो आप जिस भी चीज़ में आपकी रुचि है, जहाँ आपको सुकून मिलता है, वह कार्य करिए। अपने आप को अभिव्यक्त करते रहिए इस समय में, क्योंकि वो अभिव्यक्ति आपको हर तनाव से दूर ले जा सकती है, आपको लोगों से जोड़े रख सकती है। मेरी अगली रचना, आज मजदूर दिवस भी है, तो मेरी अगली रचना के पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मजदूर दिवस पर नरेश सक्सेना जी की, जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है अच्छे बच्चे। कृपया ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वे गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वे गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते, मिठाई नहीं मांगते, जिद नहीं करते। मिठाई नहीं मांगते, जिद नहीं करते, और मचलते तो हैं ही नहीं। बड़ों का कहना मानते हैं, वे छोटों का भी कहना मानते हैं, और इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं। इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम। इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम, और मिलते ही उन्हें घर ले आते हैं, अक्सर 30 रुपए महीने और खाने पर। इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम, और मिलते ही उन्हें ले आते हैं घर, अक्सर 30 रुपए महीने और खाने पर। नरेश सक्सेना जी की ये कविता बाल मजदूरी पर एक कटाक्ष है। हमारे देश पर मजदूर तो परेशानी में है ही, लेकिन आपने हर जगह देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं। वो उनकी वो उम्र जब उन्हें कहीं पढ़ जब उन्हें कहीं पढ़ रहा होना, मतलब पढ़ना चाहिए था, कुछ सीखना चाहिए था, आगे उनके जीवन की दिशा तय होने का वह समय, वो पूरा बचपन, वो एक मजदूर उनका बचपन एक मजदूरी के रूप में शुरू होता है। तो बाल मजदूरी, मुझे लगता है आज मजदूर दिवस पर सभी मजदूरों के लिए उनका आभार हमें व्यक्त करना चाहिए, जो वो मेहनत करते हैं, जो आशियाने, जिस छत के नीचे आज हम बैठे हुए हैं, वो किसी मजदूर की मेहनत है। लेकिन मजदूरों के साथ साथ बाल मजदूरी इस देश में एक बड़ी समस्या है, जिस पर ध्यान देना जाना चाहिए। एक और छोटी सी रचना जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत ही मशहूर, आपने अभी अगर हाल ही में आई हुई फिल्म आर्टिकल 15 देखी होगी, तो आर्टिकल 15 के राइटर हैं गौरव सोलंकी। गौरव सोलंकी की ये पहली फिल्म, ये पहली है, लेकिन वो लिखते रहे हैं। उनकी एक किताब भी है 11वीं के लड़के, और वो कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। तो गौरव सोलंकी की कुछ कविताएं मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। छोटी सी क्षणिका है, उसका शीर्षक है हिचकी। उसने कहा था कि 3 हिचकी आए तो समझ लेना मैं याद कर रही हूँ। उसने कहा था 3 हिचकी आए तो समझ लेना मैं याद कर रही हूँ। कई बरस बीत गए, कई बरस बीत गए, एक दो हिचकी आते ही कोई पानी पिला देता है। कई बरस बीत गए, एक दो हिचकी आते ही कोई ना कोई पानी पिला देता है। पानी भी है कि खत्म नहीं होता, पानी भी है कि खत्म नहीं होता। शुक्रिया। विजेता, स्वागत है आपका। पापा धन्यवाद। स्मिता धन्यवाद। रंजना जी, जी बिल्कुल, बहुत दर्दनाक स्थिति है देश में बाल मजदूरों की, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें, और अब आखिर में मैं आपको अपनी एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं प्रेम बहुत कम लिखती हूँ, क्योंकि भगत सिंह की तरह ही मेरी जज्बात से कुछ इस तरह वाकिफ़ है मेरी कलम की, इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ। तो मेरी एक गज़ल है, गज़ल उसका शीर्षक है मंज़र। मेरी आँखों में
मेरी आंखों में उतर आए हैं समंदर साकी, मेरी आंखों में उतर आए हैं समंदर साकी, इश्क दिखलाएगा और क्या क्या मंजर साकी। मेरी आंखों में उतर आए हैं समंदर साकी, इश्क दिखलाएगा और क्या क्या मंजर साकी। जो ये नशा है, जो ये नशा है तो उतरेगा कभी ना कभी, जो ये नशा है तो उतरेगा कभी ना कभी। देखे रहता है कब तक असर साकी, देखे रहता है कब तक असर साकी। और साकी और आखिरी शेर, मैं गज़ल के कुछ ही शेर पढ़ रही हूँ। मोहब्बत मोहब्बत बनाती है या मिटाती है हमें, मोहब्बत बनाती है या मिटाती है हमें। बनेगी एक ना एक दिन ये खबर साकी, बनेगी एक ना एक दिन ये खबर साकी। बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ आपको ये रचनाएं पसंद आ रही होगी। अगर आप कुछ खास सुनना चाहते हैं तो बताइए। बस एक दो रचनाएं और सुनाकर मैं अपना ये सेशन ख़त्म करूँगी। भीड़ एक मेरी खास रचना है। भीड़ हो जाना बहुत सरल है आज के समय में। आप भीड़ के रूप में कोई भी गलत काम कर सकते हैं और आसानी से बच निकल सकते हो। तो उसी विचार पर मैंने एक कविता लिखी थी, भीड़। चलो उठो और भीड़ का हिस्सा बन जाओ, चलो उठो और भीड़ का हिस्सा बन जाओ। पत्थर लाठी जो मिले हथियार उठाओ, पत्थर लाठी जो मिले हथियार उठाओ। वो जिसका नाम भी नहीं पता तुम्हें, वो जिसका नाम भी नहीं पता तुम्हें, उसे सजा सुनाओ सबक सिखाओ, उसे सजा सुनाओ सबक सिखाओ। चलो उठो और भीड़ का हिस्सा बन जाओ। पत्थर लाठी जो मिले हथियार उठाओ, वो जिसका नाम भी पता नहीं तुम्हें, उसे सजा सुनाओ सबक सिखाओ। रंजना जी शुक्रिया। तुम्हारा तो यूं भी कोई अस्तित्व नहीं, व्यक्तित्व नहीं, तुम्हारा तो यूं भी कोई अस्तित्व नहीं, व्यक्तित्व नहीं। भीड़ के बहाने ही सही कोई तो पहचान बनाओ। तुम्हारा तो यूं भी कोई अस्तित्व नहीं, व्यक्तित्व नहीं। भीड़ के बहाने ही सही कोई तो पहचान बताओ। पर याद रखो ये वक्त करवट लेता है, पर याद रखो ये वक्त करवट लेता है। सारे हिसाब यही पूरे कर लेता है, पर याद रखो ये वक्त करवट लेता है। सारे हिसाब यही पूरे कर लेता है। जैसे ही तुम अलग हुए तुम्हारा नंबर आएगा, जैसे ही तुम अलग हुए तुम्हारा नंबर आएगा। उसी भीड़ से, उसी भीड़ से तुम पर भी कोई पत्थर आएगा, उसी भीड़ से तुम पर भी कोई पत्थर आएगा। अब भी वक्त है संभल जाओ, अब भी वक्त है संभल जाओ। इंसान को भीड़ बनने से बचाओ, इंसान को भीड़ बनने से बचाओ। बहुत शुक्रिया। मौजूदा समय में बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं को भीड़ बनाने से रोकें। अगर हमारे विचार अलग भी हैं, एक इंसान के रूप में अपना अस्तित्व कायम रखें। आशा करती हूँ मेरी ये सभी रचनाएं आपको पसंद आई होगी। आप माही संदेश पत्रिका पढ़ते रहिए और ये लाइव सेशन आप ज़रूर शेयर कीजिए। माही संदेश साहित्यिक और सामाजिक मूल्यों की एक पत्रिका है, 2 साल से लगातार प्रकाशित हो रही है। और अब हमारी वेबसाइट mahisandesh.com पे हमारे सारे पुराने अंक सकते हैं। यह सुविधा अब हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप सब आज यहाँ आए, मुझे सुना, अपना समय दिया। आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तन के साथ साथ अपने मन को भी स्वस्थ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।